मेरे इस ज्योतिषी चैनल पर सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। अपने सभी ज्योतिष गुरुओं को प्रणाम करते हुए मैं आज के विषय का आरंभ करता हूँ। आज का विषय जो है वो एक नई श्रृंखला के रूप में ग्रहों के आधारित है, यानी ग्रहों के जो कारकत्व तो हमारे कुंडली में, हमारे घर में, हमारे आसपास की संख्याओं में, हमारे हाथ की रेखाओं में कैसे दिखते हैं। यानी कि एक ग्रह को हम समझने का प्रयास करेंगे विभिन्न चार आयामों पर, क्योंकि चार आयामों पर एक साथ समझेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। तो आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य। सूर्य को ही ज्योतिष का, वेदांग का कारक माना जाता है। सूर्य को आत्मसम्मान का कारक माना जाता है। सूर्य को पिता का कारक माना जाता है। सूर्य ही हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म है, यानी आपका जो हेल्थ है ओवरऑल वो भी सूर्य से ही निरूपित होता है। सूर्य को ही हमारी वेल्थ का कारक बोला गया है। लिक्विड मनी यानी कैश को छोड़ दीजिए, दैट इज़ सेपरेट पार्ट, लेकिन जो ओवरऑल वेल्थ है, वेल्थ इन टर्म्स ऑफ प्रोजनी, इन टर्म्स ऑफ आवर हेरिडिटी, इन टर्म्स ऑफ आवर फिजिकल, मूवेबल, इमूवेबल असेट्स, इन सभी को अगर मिला लें तो दैट ऑल कम्स अंडर द सन। तो सन हमारे हाथ में पहले हम समझने का, क्योंकि बॉडी को सबसे पहले हम समझ सकते हैं आसानी से, जिसे कुंडली का ज्ञान नहीं है वो अपने हाथ की रेखाओं में सूर्य को कैसे समझे। सूर्य के लिए हमारे जो उंगलियां हैं हथेली में, उसमें अनामिका उंगली को सूर्य की उंगली कहा जाता है। अनामिका उंगली के अंदर सभी पांचों तत्वों के गुण विद्यमान होते हैं, क्योंकि सूर्य हमारे शरीर को संचालित करता है। ये हमारा नैसर्गिक आत्मकारक ग्रह है। तो हमारी कुंडली में जो हमारी अनामिका होती है वो सूर्य से संबंधित है, जिसमें कि मुख्यतः अगर हम देखें तो आकाश तत्व का प्रभाव होता है, लेकिन इसमें सभी तत्व आके समाहित होते हैं। इसी उंगली के ठीक नीचे जो उभारदार पर्वत होता है वो सूर्य पर्वत कहलाता है। सूर्य को नेत्र का कारक कहा गया है। तो सूर्य को हमारे हृदय की जो संचालन क्षमता है, कार्य क्षमता है, उसका भी कारक माना गया है। तो हथेली में आपकी अनामिका उंगली और उसके नीचे का पर्वत बताता है कि आपके आसपास आपके जीवन में सूर्य कैसा है। इसके बाद हम बात करते हैं अगर अंकों की, तो अंकों में सूर्य को, जो हमारा सूर्य यंत्र है या जो हमारे सूर्य की अंक तालिका है, जो कि लोसोग्रुड उसी सूर्य की अंक तालिका का बदला हुआ रूप है, तो उसमें 1 नंबर का अंक सूर्य को दिया गया है। और सूर्य जो है 1 नंबर से निरूपित होता है। तो यदि आपके आसपास आपके फ़ोन नंबर में, आपके घरों के नंबर में, आपकी गाड़ियों के नंबर में जो ओवरऑल सम अब जो है, यानी आपके जो भी अंक हैं, अगर उनका टोटल 1 पर जाके पहुंचता है तो यह दिखाता है कि आपके अंदर सूर्य की प्रधानता है। अब यह प्रधानता सकारात्मक है या नकारात्मक है, इसके लिए यह देखना पड़ता है कि आपके आसपास जो अंक हैं जिन्हें आप प्रयोग करते हैं, जिस क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, उसमें 1 का अंक कितनी बार है। जैसे मान लिया कि आपने गाड़ियों का नंबर देखा होगा 0001, तो यानी 3 0 और लास्ट में 1, यानी यहाँ जो 3 शून्य हैं ये वॉइड्स यानी गैप को क्रिएट करते हैं, और 1 हमारे सूर्य को क्रिएट करता है। यानी ऐसे लोगों के अंदर आप देखेंगे कि वो ज़्यादातर, उनके अंदर एक घमंड की प्रक्रिया होती है, अभिमानी होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के अंदर सूर्य संबंधी रोग होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी भी जब हम ज्योतिष में बात करते हैं पंच तत्वों की, तो आपके अंदर पाँचों तत्व होने चाहिए, क्योंकि पूरा वेदांग इसी 5 तत्वों पर निर्धारित है। हमारा शरीर 5 तत्वों पर है, ये सृष्टि 5 तत्वों पे है। तो यदि आपने अपने जीवन में केवल 1 अंक को महत्व दिया तो आपने उस अंक को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा दिया। और जब कोई चीज़ अति होती है तो अति को ज्योतिष में राहु से निरूपित किया गया है, यानी आपने अपने जीवन में अंकों के जरिए राहु और सूर्य को एक साथ कर दिया। या आप देखेंगे किसी के जो अंक होते हैं वो चुनाव करते हैं 1000, 1 4 बार 0 या 0004, ऐसे दे आर ट्राई टू शो दैट आई एम नंबर 1, लेकिन दिस नंबर 1 इज इनकॉर्पोरेटेड विद द नंबर ऑफ जीरोज़। तो नंबर ऑफ जीरोज़ जितने ज़्यादा हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ को असंतुलित दिखाते हैं, और ये प्रभाव आपके अंदर नकारात्मक आएगा। यदि आपके जो आपका फ़ोन नंबर है, आपका मकान नंबर, उसमें 1 का अंक 2 या 2 से ज़्यादा बार आ रहा है, तो जितनी ज़्यादा बार वो अंक बढ़ेगा, यहाँ पहले मैंने शून्य की बात की, अब वही अंक रिपीट हो रहा है। जैसे गाड़ी का नंबर 1111111, हमारे मकान का नंबर 11/1 या 111/1, समथिंग लाइक, अगर हम ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है पुनः राहु और
सूर्य का कॉम्बिनेशन। ऐसे लोगों का विस्तार बहुत तेज़ी से होता है, इनकी राजनीतिक रसूख बढ़ सकती है, क्योंकि जब राहु को आप सूर्य से मिलाते हैं तो हर जीवन में अपना वर्चस्व कायम करने की क्षमता रखते हैं। तो एक वो आयाम जो बाहर आपको, जो शून्य का आयाम है, वो आपके अंदर शून्य क्रिएट करेगा, और जो एक का कई बार का प्रयोग है वो आपके बाहर सूर्य को बढ़ाएगा। लेकिन दोनों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हैं। तो ये हो गया अंकों की बात। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी ज्योतिष में कि हमारी कुंडली में सूर्य कैसे है। तो सूर्य को नैसर्गिक आत्मकारक बोला गया है, ये पिता के कारक हैं। 6, 8 और 12 भावों में जो ग्रह जाते हैं ये बताते हैं कि हमारे पूर्व जन्म के या हमारे कर्मों के बंधन हैं। तो यदि सूर्य इन 3 जगहों पर जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके अंदर सूर्य संबंधी कुछ न कुछ नकारात्मक पहलू अवश्य होंगे। हो सकता है सूर्य का एक पहलू है पिताजी, यानी अगर 6, 8, 12 में है तो हो सकता है आपके पिता का स्वास्थ्य अच्छा न रहता हो, या आपका हृदय, क्योंकि सूर्य हृदय के कारक हैं, ये राशि और नक्षत्र से बताएगा। या हो सकता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा घमंडी हों, जिससे कि आपका जो बाहरी दुनिया से संबंध है, जैसे अगर 12 में सूर्य है तो हो सकता है आप या आपके पिताजी घमंडी हों, और जिससे कि आपका नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में यह एक नकारात्मक परिचय बने। 8वें में अगर सूर्य है तो यह दिखाता है कि आपके पितृ या आपकी जो पैतृक, क्योंकि ये पैतृक संपदा का घर है, तो हो सकता है कि आप पैतृक संपदा में या आप अपने जो पुरखे आपके रहे होंगे उनके अंदर ये स्वभाव जरूरत से ज़्यादा रहा हो, क्योंकि इसकी दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है, तो कहीं ना कहीं ये दूसरे भाव में हानि पहुंचाने का भी काम कर सकता है। सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है, लेकिन अष्टम में या 6ठे या 8वें में जो ग्रह जाएगा वो अपना एक पहलू जरूर दिखाएगा, वो पहलू जिसको आप बंधन महसूस करेंगे या जिसके बंधन से आप चलेंगे। तो कुंडली में, अगर कुंडली में सूर्य 9वें भाव में है तो सूर्य 9वें भाव का कारक है। गुरु भी भाग्य का कारक है, लेकिन सूर्य 9वें भाव में पिता का कारक है। इसी तरह 5वें भाव में सूर्य की खुद की राशि आती है। 5वां हमारा हृदय है, हमारा वक्षस्थल है, हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच का मध्य का भाग है। यदि वहाँ पर सूर्य पीड़ित हो रहा है तो वो दिखाएगा कि आपको इन क्षेत्रों में समस्या हो सकती है। अगर वहाँ शुभ है तो आपकी संतान बहुत अच्छी होगी, आपको संतान से पद प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा। इसके बाद बारी आती है कि अगर आपके कुंडली में जहाँ सूर्य बैठा है वहाँ से आप 10वें भाव में देखिए। हर कुंडली से जो 10वां भाव होता है वो उस क्षेत्र का कारकत्व होता है, यानी सूर्य से 10वां भाव दिखाता है कि आपकी आत्मा के अंदर से आप क्या कार्य करना चाहते हैं, आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो सूर्य से 10वां भाव आपका आत्मा का मतलब आत्मा की जो इच्छा है, जो आपकी सब कॉन्शियस सुपर कॉन्शियस लेवल पर जो आपकी इच्छा है वो है। इसके बाद सूर्य से अगर 4th भाव हम देखें तो सूर्य से 4th भाव जो होता है वो हमारे वेल्थ का होता है, हम कहाँ से संपदा अर्जित करते हैं, वो हमें मार्ग दिखाता है। तो सूर्य को कुंडली में बहुत महत्व दिया गया है। सूर्य को उच्चता जो है लग्न भाव में मिलती है। अगर लग्न भाव में सूर्य है तो ये आदमी के अंदर एक प्रकार का एरोगेंस भी लाता है, इंडिपेंडेंसी लाता है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग लाता है। सूर्य अगर 7वें भाव में इसे नीचत्व प्राप्त होता है तो फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि आदमी ओवर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, क्योंकि सूर्य रिस्पॉन्सिबिलिटी का कारक है। तो 7वें भाव में पहुंचने के बाद वो अपने वैवाहिक साथी को उतना समय नहीं दे पाता जितना वो अन्य क्षेत्रों में देना चाहते हैं, क्योंकि सूर्य अपने लिए सभी को अपना पार्टनर मानता है। सूर्य की जो सूर्य राजा है तो जो सारी प्रजा है वो उसका हिस्सा है। यानी ऐसे में 7वें भाव में सूर्य गया तो वो आपके वैवाहिक जीवन में आपके कम समय देने की वजह से समस्याएं लाता है। अगर सूर्य 4th भाव में आ गया तो 4th भाव माँ का है, सुकून का है, जलीय तत्व का है, सूर्य अग्नि तत्व का है। तो वहाँ पर क्या होगा, आपके घर के अंदर हो सकता है कलह हो, खाम खाम में एक दूसरे के बीच में अपनी अपनी बात को लेकर, यानी अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, अपने को उस घर का राजा बनाने के लिए परस्पर विवाद हो। या हो सकता है कि आपके घर के अंदर से कोई आप ऐसा काम करते हो, जैसे लोग ज्योतिष का काम करते हैं, अगर घर में बैठ के करते हैं तो कहीं ना कहीं सूर्य का संबंध 4th से बन सकता है। लेकिन किसी भी हालत में अगर सूर्य 4th से बन रहा है तो घर में थोड़ी बहुत तो तनाव रहेगा, क्योंकि आपने जल तत्व में आपने अग्नि तत्व ग्रह को ला के रख दिया। सूर्य बाई नेचर नैसर्गिक रूप से सत्व ग्रह हैं। जो ग्रहों की क्राइटेरिया है सात्विक, तामसिक और राजसिक, तो सूर्य जो है सात्विक प्रकृति के ग्रह माने जाते हैं। लेकिन ग्रह की प्रकृति अलग है, ग्रह के तत्व अलग हैं, तो यहाँ तत्व के रूप में सूर्य नकारात्मक होगा। सूर्य को 10वें भाव में अच्छा माना जाता है। ये अभिजीत मुहूर्त का, यानी कि जो मध्याह्न का सूर्य होता है, अगर वो आपका जन्म के समय दोपहर में जन्म हुआ है तो आपका सूर्य 9वें, 10वें, 11वें इन्हीं 3 भाव में कहीं ना कहीं होगा। तो ये 3 भाव उसके लिए उच्च भाव हैं। 11वें भाव का सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि सूर्य नैसर्गिक रूप से राजा है। तो आपको सरकार से मदद मिल सकती है, सरकार से फ़ायदा मिल सकता है, उच्च पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, राजसिक लाभ मिल सकता है। सूर्य अगर
मैंने बता दिया सूर्य छठे में, आठवें में और 12वें में बता दिया। इसके बाद आप बारी आती है सूर्य की दूसरे भाव में, तीसरे भाव में। तो दूसरा भाव पुनः जो है ये हमारे स्थिर प्रगति का है, और यहाँ पर जो राशि आती है शुक्र की आती है। तो सूर्य यहाँ पर आपके लिए जो संसाधन का कारक बनेंगे, वो हो सकता है कि आप ज्योतिष के जरिए नमक का व्यापार करके, या किसी सरकारी तंत्र में आप कोई धन दौलत या ट्रेजरी में उच्च पद पर काम कर सकते हैं। सूर्य जहाँ पर होता है वहाँ आप प्रकाशित होते हैं, वो एरिया आपका दिखाएगा। यदि किसी जातक की कुंडली में नवम भाव में सूर्य है तो या तो उसके पिताजी का बहुत सम्मान होगा, उसको लोग जानते होंगे। किस लिए जानेंगे, ये उसकी पहचान नकारात्मक होगी या सकारात्मक, ये दिखाएगा कि सूर्य की कुंडली में स्थिति क्या है। अगर सूर्य सप्तम भाव में है तो आपकी पत्नी की चर्चा जरूर होगी, आपके जीवन साथी की, पति की चर्चा जरूर होगी। पुनः कारण क्यों यह होगा, ये दिखाई पड़ेगा कि सूर्य समय उस जगह पे कैसे है। सूर्य जिस भी भाव में जाएगा वो चर्चा का विषय रहेगा आपके जीवन का, क्योंकि सूर्य तो प्रकाश का पुंज है। तो जहाँ सूर्य रहेगा वहाँ तो चीज़ अंधेरे में रह ही नहीं सकती है। इसीलिए जब सूर्य अष्टम भाव में जाता है तो ये वेदांग का कारक बनता है। ऐसे लोगों का ज्योतिष में रुचि हो सकती है, ज्योतिष का उन्हें अच्छा ज्ञान हो सकता है, क्योंकि वेदांग क्या है, जो चीज़ अंधेरे में छुपी है, आठवां भाव अंधेरे का है, उसको प्रकाशित करने का काम सूर्य कर देता है। सूर्य 12वें में चला जाए तो ये विदेश का, संन्यास का, बंधन का, तो हो सकता है अगर सूर्य वहाँ नकारात्मक है तो आपको जेल की सैर भी करनी पड़े। आप अपने स्वास्थ्य के चलते हॉस्पिटल में भर्ती रहें जिससे आपका नाम हो, आपको लोग जाने कि अरे यार वो तो बहुत दिन से हॉस्पिटल में है, उसको तो बहुत बीमारी, अस्पताल के चक्कर लगाते रह जाता है। या आप इतने बड़े सन्यासी बने, आपका इतना महत्व हो कि लोग कहें अरे वो तो बहुत कमाल का सन्यासी है। यानी सूर्य ने 12वें में गया तो सूर्य के 12वें भाव से आपका परिचय दुनिया को होगा। सूर्य अगर छठे भाव में गया तो छठा भाव आपकी नौकरी का है, आपकी सेवा का है, आपके रोगों का है। तो ये आपके क्षेत्र के कारण बनेंगे जिससे आपको पद, पहचान, प्रतिष्ठा मिलेगी। लेकिन सूर्य जहाँ पर है वहाँ पर आपको पहचान मिलना तय है। सूर्य से दसम भाव और सूर्य जिस जगह है, इन दोनों जगह पर आप चर्चा का केंद्र रहेंगे, यानी सूर्य के कारकत्व तो उस जगह पर चर्चा में आएंगे। अब हम देखते हैं कि सूर्य हमारे भवन के अंदर कैसे आता है। अंक में आपने समझ लिया, कुंडली में आपने समझ लिया, हथेली में आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि सूर्य हमारे घर में कैसे दिखता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य नकारात्मक है तो आपके घर की पूर्व दिशा में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगी। सूर्य जल तत्व, अग्नि तत्व का ग्रह है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हो सकता है सीलन हो, अंधेरा रहता हो, वहाँ पे गंदगी रहती हो, या वहाँ पर आपने स्टोर रूम बना रखा हो। क्योंकि सूर्य स्टोर रूम शनि का कारक है, तो सूर्य शनि की युति दिखाती है कि सूर्य आपका पूर्व में स्टोर रूम हो सकता है। तो जिस प्रकार से जिस जगह पर सूर्य जाता है वो आपका प्रकाशित भाव है, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें महसूस होंगी कि शायद ये ऐसा कुछ है। अब मान लिया सूर्य की शनि से युति है आपकी कुंडली में, तो मैंने बता दिया कि या तो पूरब दिशा में आपको सूर्य मिलेगा, वो भंडार कक्ष मिलेगा, कोई बहुत बड़ा फर्नीचर मिलेगा, बहुत बड़ी आपकी अलमारी मिलेगी, क्योंकि शनि भारी चीज़ों का कारक है। स्टोर रूम का कारक हो सकता है आपके पूर्व दिशा में, या आपने गैराज स्टोर रूम बना रखा हो, क्योंकि शनि बेसमेंट का कारक है। तो ऐसी जगह पे हो सकता है वहाँ पे शौचालय हो, क्योंकि शनि शौचालय का कारक है। तो पूर्व दिशा, या ये उल्टा हो सकता है कि शनि की दिशा पश्चिम है, वहाँ पर आपने मंदिर बना रखा हो, वहाँ पर आप पूजा करते हो, वहाँ पर आपने जो आपके कार्यालय का जहाँ पे आप एज ए बॉस काम करते हैं वो आपकी दिशा पूर्व की हो, पश्चिम की हो। तो मान लिया सूर्य की राहु से युति है तो आपके घर का मंदिर हो सकता है दक्षिण पश्चिम में हो। जहाँ पर आपके घर में जो ग्रह से सूर्य प्रभावित रहेगा वो आपके घर में दिशा। अब मान लीजिए कि किसी की कुंडली में सूर्य, शनि और गुरु का योग है, तो सूर्य हो गए आपके मंदिर के कारक, गुरु हो गए मंत्र पाठ के कारक, उच्चारण के कारक, गुरु हो गए आपके जो गहन अध्ययन करते हैं ऐसी संबंधित किताबों के, जो लोग रिसर्च करते हैं, जो वो ऐसे किताबें या ग्रंथ लेके आते हैं जिनको आप सीधे तौर पर नहीं समझते हैं, किसी सीधे तौर पर परीक्षा में नहीं यूज़ होता है, उनका मल्टी डायमेंशनल यूज़ होता है, तो वो आता है गुरु के परिप्रेक्ष्य में। और शनि हो गए स्टोर रूम, भारी वस्तुएं, भंडारण कक्ष। तो आपको ये तीनों चीज़ें एक जगह मिलेंगी। दिशा इन तीनों में से किसी एक की हो सकती है, या जिस राशि में ये योग बन रहा है वहाँ उस राशि की दिशा में ये चीज़ें मिलेंगी। अब मान लिया कि 1-5-9 जो राशि पूर्व को निरूपित करती है, तो 1-5-9 में अगर कहीं इनका संबंध बन रहा है तो पूर्व दिशा में ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलेंगी। अगर मान लीजिए सूर्य शुक्र से प्रभावित है तो आप देखेंगे आपका शयन कक्ष से सटा हुआ मंदिर हो सकता है, या आप शयन कक्ष में बैठ के भोजन करते हो, खास करके जब आप नमकीन खाना खाते हैं, क्योंकि सूर्य नमक का कारक है, तो कहीं ना कहीं आपके शयन कक्ष में ये बात हो सकती है। हो सकता है कि शयन कक्ष में आप मियाँ बीबी की तू में होती हो, अपने अपने अभिमान को लेके, अपनी अपनी बातों को आगे रखने के लिए कि मैं बड़ा या तुम बड़ा, क्योंकि सूर्य अभिमान है और शुक्र शयन कक्ष है।
सूर्य पत्नी है और शुक्र पत्नी है और सूर्य अभिमान है, तो हो सकता है आपकी पत्नी के अंदर बड़ा घमंड हो, बाहर उसका परिचय ऐसा हो कि उसे अपने रसूख का बड़ा वो नहीं। जो ग्रह आपकी कुंडली में देखा कि वो आपके घर में भी कहीं ना कहीं नजर आएगा। तो यदि आप अगर आपका सूर्य अच्छी कंडीशन में है तो आपकी पूर्व की दिशा, आपके घर का मंदिर, क्योंकि सूर्य की गुरु से दोस्ती है, तो आपके घर में जो गहन रिसर्च की किताबें हैं या जहाँ पर आप मंत्र पाठ करते हैं वो स्थान आपको स्वच्छ मिलेगा, साफ़ सुथरा मिलेगा, शौचालय से उसका संबंध नहीं होगा। तो ये दिखाता है कि सूर्य आपके घर में कैसा है। और सूर्य प्रकाश का कारक है। यदि आपके घर में नैसर्गिक प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश स्वतः आता है, कम से कम आप बिना लाइट जलाए अगर आपको घर में दिन में चीज़ें दिख जाती हैं आपके घर के अंदर, तो ये सूर्य का सकारात्मक प्रभाव है। लेकिन यदि आपके पास सूर्य का प्रकाश आने का मार्ग है लेकिन आप उसको बंद करके रखते हैं, ढक के रखते हैं, घर को अंधेरा करके रखते हैं, घर में आर्टिफिशियल लाइट के भरोसे रहते हैं। आर्टिफिशियल लाइट को ज्योतिष में राहु से जोड़ा गया है। जितनी भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं वो राहु के प्रदेश में आती हैं। तो यानी कि अगर आपने उजाले वाला घर आपको मिला लेकिन आपने उसको अंधेरे में बंद कर दिया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके में राहु और सूर्य का योग आएगा, आप बीमारी से के शिकार हो सकते हैं। यानी सूर्य को प्रकाश चाहिए, स्वच्छंदता चाहिए, उसको स्वतंत्रता चाहिए, उसको आने जाने का कोई मार्ग बाधित न करे। तो आपके घर में जो सूर्य क्रीम कलर कहा जाता है, जो खाकी रंग है वो सूर्य से निरूपित होता है। यदि आपको सूर्य को बलवान करना चाहते हैं तो खाकी रंग धारण करें, ये एक उपाय के तौर पे यूज होता है। सूर्य को जो क्रीम कलर होता है घरों में जो पेंटिंग में यूज होता है वो सूर्य का रंग है। इसीलिए नैसर्गिक रूप से अगर आपको वास्तु का कलर नहीं समझ में आ रहा है तो आप सूर्य का कलर ले लीजिए, क्योंकि सूर्य तो आत्मकारक है, वो आपको अच्छी दिशा में लेके जाएगा। इस प्रकार से सूर्य को आप अपने घर में समझ सकते हैं। तो समझिए कि सूर्य आपकी हथेली में कैसा है, यानी आपकी अनामिका उंगली, अगर उसमें जो आपकी उस पर बनी हुई रेखाएं हैं, जो पर्वत हैं, उन पर जो चिन्ह हैं, उन पर जो लाइनें हैं, अगर अनामिका उंगली के नीचे जो अनामिका पर्वत है उस पर कोई लाइन है जो कि सूर्य की लाइन कहलाती है, अगर वो लाइन आपकी हथेली की हृदय रेखा को पार करके नीचे जा रही है तो ये आपके लिए अच्छी बात है, ये सम्मान सूचक है, आप समाज में पहचान बनाएंगे। लेकिन हाँ, यदि इसी लाइन पर क्रॉस का निशान है, कट का निशान है, तो ये पहचान आपकी नकारात्मक हो सकती है। अगर इस उंगली में टेढ़ा मेढ़ापन है, ये उंगली छोटी है, मोटी है, क्योंकि इसी उंगली को हम अपने जितने भी मांगलिक संस्कार होते हैं उसमें हम अपनी अनामिका उंगली को ही प्रयोग करते हैं, तो ये उंगली शुभ का कारक है। तो यानी कि अगर ये उंगली अच्छी आप देख के समझ सकते हैं कि आपकी अनामिका उंगली में कैसा है। अगर ये नोकदार है, यहाँ पर नाखून इसके अच्छे हैं, उंगली साफ है, तो आपका सूर्य अच्छा है। तो इस तरह से अगर आपके पास अंकों में जो 1 का अंक है वो आपकी जन्मतिथि में आ रहा है, आपके गाड़ी के नंबर में आ रहा है तो भी अच्छा है। यदि सम और टोटल में आ रहा है तो भी ये दिखाता है कि आपका सूर्य ठीक है। लेकिन हाँ, सूर्य बार बार यानी एक नंबर आप ज़्यादा ले रहे हैं या 000 करके आप 1 ले रहे हैं तो ये सूर्य का नकारात्मक पहलू है। एक तरफ कुछ अच्छा दे के जाएगा तो कुछ बुरा भी करके जाएगा। तो आप समझिए अपने जीवन में आसपास अपने सूर्य को। आपकी आंखें, आँख की रोशनी भी सूर्य है। यदि आपकी आंखों में कोई दिक्कत है तो ये सूर्य का नकारात्मक रूप है। चंद्रमा और सूर्य दोनों आंखों को निरूपित करते हैं। तो इस तरह से आप, मस्तक भी हमारा सूर्य है। यदि आपका मस्तक बहुत बड़ा है, मस्तक पीछे ऊपर तक गया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है आपके पिताजी संघर्ष में रहे होंगे या आपका बचपन संघर्ष में जीता होगा। तो इस तरह से आप संघर्ष को भी, अपने पिता को भी, अपने हृदय को, अपने स्वास्थ्य को, अपने सामाजिक सम्मान को, अपनी धन संपदा को, इस सब चीज़ों को आप सूर्य के जरिए समझ सकते हैं या सूर्य से संबंधित कारकत्वों से समझ सकते हैं। तो पहचानिए अपने सूर्य को और बनाइए अपने को प्रकाशित। आशा है ये जो सूर्य का एक परिचय आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम कुंडली विशेष पर भी सूर्य को, जो उसमें कुंडली में, हथेली में, अंकों में कैसे सूर्य नज़र आया, उसका क्या प्रभाव रहा, उदाहरण सहित भी आपके सामने लेके आएंगे। आपको विषय समझ में आया हो तो आप कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस कंटेंट को शेयर करें और आप मेरे साथ जुड़े रहें। आपको सीधी भाषा में मैं ज्योतिष के विभिन्न पहलुओं को समझाने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा। ये वेदांग है, इसको सबको जानना चाहिए। विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं वो अलग पहलू है, लेकिन हाँ, इसमें है क्या ये आपको समझना चाहिए। तो आप सबका मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम गुरुवे नमः। ओम आदित्याय नमः।